अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी किचन के मैंने कुछ थोड़ा बहुत रीस्टॉक किया था और कुछ मैंने चीज़ें परचेज़ की थी दराज से, वो आपके साथ शेयर करनी है और रीफ़िल करना है इन सब चीज़ों को। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ क्यों ना शेयर कर लूँ। और शेयर करने के साथ साथ मैं आपको जो टॉपिक है वो डिस्कस करूँगी बच्चों का, क्योंकि वो हमारी एक तरह की सीरीज़ चल रही हैं। मैं पार्ट्स उसके आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, अब मैं थर्ड पार्ट आपके साथ शेयर करूँगी। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि जो बच्चे कुछ मारने वाले होते हैं ना, उनको कैसे हैंडल किया जाए, उनको कैसे समझाया जाए। क्योंकि ज़िद करने के बाद ना, मेरा ख़्याल है कि मैंने तकरीबन छोटे बच्चों से लेकर 10 साल के बच्चों का डिस्कस कर लिया था कि हम उनको कैसे डांट बट सकते हैं, उनको कैसे ज़िद करने से रोक सकते हैं। कुछ टेक्निक्स भी मैंने आपको बताई थी, वो आपने अप्लाई करके बच्चों को आप रोक सकती हैं कि वो आप लाइक ज़िद ना करें। उसके बाद जब बच्चे 10 साल की उम्र तक संभले रहते हैं ना, तो फिर इंशाल्लाह ताला आगे वो सीख जाते हैं कि घर का डिसिप्लिन क्या है। और अगर मैं बात करूं कि अब आपको चैलेंज फेस करना पड़ रहा है कि आपके 10, 11, 12 साल के बच्चे जो हैं वो ज़िद करते हैं, तो उन पे भी यही फार्मूला चलने वाला है कि भाई उनको आप पहले प्यार से समझाएं कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये चीज़ बुरी है। उसके बाद आप उनको रीज़न्स दें कि आप क्यों उनको रोक रहे हैं किसी चीज़ से। और थर्ड ये कि आप उनको कह दें, वार्न कर दें कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम आपके ये बेनिफिट्स रोक लेंगे। और फोर्थ ये कि बेनिफिट उनके रोक लिए जाएं। मारने की तो नौबत ही नहीं आती। बच्चों को जब बेनिफिट्स ना दिए जाएं तो फिर वो आपकी बात मानने पे मजबूर हो जाते हैं। बस हर चीज़ का वैलिड रीज़न होना चाहिए कि आपको कोई चीज़ से रोक रहे हैं तो क्यों रोक रहे हैं। फिर बच्चे जो है ना, लड़ाई झगड़ा या वो आगे से बहस मुबासा में नहीं पड़ते अगर आपके पास वैलिड रीज़न है। एक मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी कि अक्सर पेरेंट्स क्या करते हैं, खामखा की चीज़ों पे भी रोकते हैं। ऐसे क्यों बैठे हो, वैसे क्यों बैठे हो, ऐसे क्यों चल रहे हो, ये कपड़े क्यों पहने हैं, वो कपड़े क्यों पहने हैं, इस वक्त क्यों खेलना है, अभी गर्मी है, अभी सर्दी है। आप कोशिश क्या कर कि जब बच्चे का अपना मूड हो जो काम करने का, आपको अगर उससे कोई काम नहीं करवाना या आपका डिसिप्लिन घर का ख़राब नहीं हो रहा, फिर आप उसको अपनी मर्ज़ी भी कभी कर लेने दिया करें और उसको रिलैक्स होने दिया करें, ताकि बच्चे जो है ना वो उनको फ़ील हो सके कि भी हमारी बात भी मानी जाती है। जिन चीज़ों पर आप सख्ती नहीं लाइक सख्ती से भी सख्ती के बगैर भी काम चल सकता है, और जो चीज़ें आप मैनेज कर सकती हैं, आप कोशिश करें कि उसमें बच्चों को थोड़ा सा रिलैक्स कर दें, ताकि उनको पता चले कि हमारी भी कोई वर्थ है और हमें भी कोई हमारी बात को भी इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो इस तरह फिर बच्चे ना चैलेंजेस आगे से नहीं आपको देते तो, और आपके साथ ज़िद नहीं लगाते। तो इन चीज़ों को आप नोट कीजिएगा। उसके बाद आज हम बात करेंगे जी, कुछ बच्चे होते हैं मारने वाले। अक्सर बच्चों को ना आदत ही होती है कि स्लैप कर दिया, किसी को मार दिया, हर चीज़ को हिट कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ों से आपने बचना है। अच्छा, इसकी सबसे पहले रीज़न्स क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहला रीज़न यही होता है कि जब आप ख़ुद उनको जैसे हमारे बच्चे को चोट लगी तो हमने उसको बहलाने के लिए कह दिया। जिस चीज़ से चोट लगी, किसी लेट्स सपोज किसी गाड़ी से, वॉल से उसको वॉल लग गई है या उसको बेड लग गया है, तो मैंने देखा है, मुझे नहीं पता कि वो कितने लोगों के घरों में ऐसा होता होगा, लेकिन मेरे ददियाल में ऐसा था कि बच्चों को किस चीज़ से अगर वो हिट हुए हैं, किस चीज़ ने उनको चोट लगा दी है, तो क्या होता था, बड़े उस चीज़ को मारने लग जाते थे, तो कि बच्चे को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए। जबकि ऐसी ये बात बिल्कुल गलत है। इसके देखें, किसी भी चीज़ के ना आप हम बग़ैर सोचे कुछ भी कर लेते हैं, बग़ैर सोचे बच्चों को कुछ भी कह देते हैं। आपको नहीं पता कि उसके फ्यूचर में क्या क्या रिज़ल्ट्स हो सकते हैं, बच्चा क्या सीख सकता है। तो कोशिश ये करें कि जब भी कभी बच्चे को ऐसा हो, क्योंकि बच्चा चोटें तो लगवाता ही लगवाता है, जब भी कभी ऐसा हो तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि आपने उस चीज़ को हिट कर दिया या बच्चे को की तस्कीन के लिए उस चीज़ को मार दिया, गिरा दिया या वटेवर। ठीक है, तो इस तरह क्या होगा, बच्चे में आदत ही नहीं डेवलप होगी कि इस चीज़ ने मुझे तंग किया है या नुकसान पहुंचाया तो मैं बदले में उसको मारूं। ठीक है, यहीं से बच्चा मारना सीखता है, हाथ चालाकी करना सीखता है। जैसे हम कहते हैं ना, हाथ चालाकी कर रहा है, तो वो यही होता है कि बच्चा आगे से मार रहा है, उसको तो स्कीन क्योंकि तब तक मिलेगी नहीं जब तक वो उस चीज़ को मारेगा नहीं। अब वो चाहे कोई दूसरा बच्चा हो, वो कोई पेरेंट्स हो या कोई बड़ा हो, कोई छोटा हो, तो वो सबको हर्ट करके ही तस्कीन उसको होगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने ये चीज़ बच्चे को बिल्कुल नहीं सिखानी।
दूसरी इम्पोर्टेंट बात कि घर में कुछ लोग वैसे ही मारने को, ये कल्चर कुछ लोगों का होता है और वो उसको अच्छा समझते हैं। मैंने उसको लगा दी तो वो आगे से चुप कर गया, बढ़ा बढ़ा के अपनी ऐसी स्टोरीज़। तो कोशिश करें ऐसी स्टोरीज़ ना सुनाएं। अब इसमें बहुत सी लड़कियां कहेंगी कि कुछ ससुराल में ना, किसी के ससुराल में अगर ऐसा थिंकिंग है तो वो कहेंगी कि हमारी कोई बात नहीं सुनता या हमें कोई घर में ऐसी चीज़ें होती हैं। तो नो डाउट मैं आपके साथ हूँ। मैं मानती हूँ कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में बच्चों की अच्छी का ब्रॉटअप करना बहुत मुश्किल है। मेरा ख़्याल है कि आपका बहुत बड़ा इम्तिहान होता है, ठीक है। जबकि जो सेपरेट फैमिली होती है ना, वहाँ पे आप बच्चों को कंट्रोल सिर्फ अपने तरीके से करते हो। आपने उनको हर अच्छाई बुराई का ना आप ही उनके ज़िम्मेदार हैं। जबकि जॉइंट फैमिली में बच्चा दूसरे लोगों से भी बहुत कुछ सीख रहा होता है। अब इस सिचुएशन में आपने क्या करना है, कोशिश कीजिएगा कि जब आपका बच्चे के सामने कोई चीज़ हो रही है तो फिर आप कहकर बुरा तो नहीं बन सकती ना, या आप कहकर घर में एक नई लड़ाई नहीं करवा सकती। तो आपने करना क्या है कि बच्चा वक्ती तौर पे, बच्चे ने जो बात कर ली और सब लोगों ने उस पर जो भी रिएक्शन देना था दे दिया। अब जब आपका बच्चा हैप्पी मूड में होगा, आपके पास होगा, आपके रूम में होगा, तब आपने उसको स्टोरी टेलिंग की तरह ना एक बात बतानी है कि आज जो हुआ था क्या वो अच्छा था, क्या ये अच्छी बात है। किसी को मारना, कोई आपको मारेगा तो आपको कैसा लगेगा। इस तरह करके बच्चों को ना थोड़ा सा आप उनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग कह लें इसको कर सकती हैं कि उनको चीज़ों के बेनिफिट्स और उनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बताएं। किसी को मारना अच्छी बात है, बुरी बात है, क्या आपके साथ कोई करेगा तो आपको अच्छा लगेगा। इस तरह करके या कह दें कि ये एक्ट गलत है, इस एक्ट को हमेशा किसी भी, आपने जॉइंट फैमिली सिस्टम में अगर रह रही हैं तो किसी पर्सन को बुरा नहीं कहना कि दादा ने ये काम किया, दादा अच्छे नहीं हैं या उन्होंने गलत किया, दादी ने ये काम किया या किसी कज़न ने ये काम किया। हमेशा बच्चों को आपने ये बताना है कि एक्ट गलत है, पर्सन नहीं, ठीक है। इस तरह ये होता है कि आप चाहते या ना चाहते हुए बच्चों को पॉइजन कर सकते हैं अपने बड़ों या अपने रिलेटिव्स के बारे में, तो वो आपने नहीं करना, ठीक है। बच्चा जब बड़ा होता है वो खुद ही सीख जाता है कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो कोशिश ये करें कि आप कहें कि ये एक्ट गलत है, आपने नहीं ऐसे करना। कोई करे ना करे, आपने नहीं ऐसे करना, या आप अगर करेंगे तो मैं आपको पनिश करूँगी। तो इस तरह की बातें अपने बच्चों को समझाएं। और बच्चा जो है फिर ये मारने पीटने वाला जो कॉन्सेप्ट है या ये कल्चर है उसको थोड़ा सा सीखेगा कि भाई मेरी मदर ने मुझे कहा है। और दोस्ती इतनी कर लें बच्चों से, दोस्ती के साथ साथ उन पे अपनी नज़र रखें, उन पे अपनी आँख रखें और उनको डांटें भी कि भाई आप ऐसा करेंगे तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी, मैं आपको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, मैं आपको सज़ा दूँगी। तो इस वजह से क्या होता है कि बच्चे जो है ना वो ऑफ कोर्स उसको अपनी माँ का डर तो होगा क्योंकि आप उसके सामने हैं हर वक्त, तो वो आप उसको पता है कि मुझे देखा जा रहा है और मैंने ये काम नहीं करना, ठीक है। फोर्थ कि आपने कभी भी अपने बच्चों को ये नहीं करना कि किसी ने मार दिया है तो ठीक है, आपके बच्चे ने किसी को मारा है तो आप उसको आगे से रिस्पॉन्स ही ना करें। किसी ने अगर मार दिया है तो फिर आप परेशान हो जाए, लेकिन जब आपके बच्चे ने किसी को मारा है फिर आप आगे से कोई एक्सक्यूज़ कोई भी आप कह सकते हैं कि आप रिस्पॉन्स ही ना दें, ये गलत बात है। आपका बच्चा अगर किसी को मारे तो भी आपने अपने बच्चे को पनिश करना है लाजमी, और कोई और आपके बच्चे को मारे तो आपने किसी भी घर के बड़े, अगर आप जॉइंट फैमिली में हैं, किसी भी घर के बड़े को शिकायत लगानी है और बताना है कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, आप प्लीज़ इसको देखें कि क्या हुआ है और बच्चे से भी पूछें, ठीक है। क्लैरिफिकेशन ले लिया करें भाई क्यों लड़ाई हुई, क्या वजह थी, क्यों आपस में हाथापाई हुई, ठीक है। क्लैरिफिकेशन लें और उसके बाद आपको जो लगता है सही गलत आप फिर उसको उस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। या आप ये कह सकते हैं फर्दर कि जी आप अपने बच्चे को समझाएं, मैं अपने बच्चे को समझाती हूँ, ऐसा करना बिल्कुल गलत है, ऐसी बातें नहीं इनमें होनी चाहिए। कज़न्स हैं, आपस में प्यार मोहब्बत से रहें, अच्छे तरीके से रहें, तो इनको नहीं लड़ना चाहिए। जब आप ये बात कह देंगी ना तो अगले को भी पता होगा कि भाई हाँ इसने ये कहा है कि आपस में प्यार मोहब्बत और सलूक से एक घर में रहना चाहिए, ना कि लड़ाई झगड़े करके। तो ये इसने अच्छी नॉर्मल एक बात की है, ये बड़ा अच्छा पॉइंट हो जाएगा, बजाय इसके कि हाय मेरे बच्चे को ये हो गया वो हो गया, आपके बच्चे ने क्यों मेरे बच्चे को मारा। इस तरह करने से ऑफ कोर्स लड़ाइयाँ बढ़ती हैं, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। फिर मैं ये बात कहूँगी कि वाकई मैं कहती हूँ कि बड़ी हिम्मत है
उन माओं की जो अपने बच्चों को जॉइंट फैमिली सिस्टम में पाल रही हैं और पाल कर उन्होंने उनमें अच्छी आदत जो हैं डेवलप की हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि बहुत मुश्किल है कंट्रोल। ऑफ कोर्स बच्चा जो है वो बहुत चीज़ें अपने सामने होते देख रहा होता है, तो फिर ऑफ कोर्स वो बहुत चीज़ें अच्छी भी सीखता है और बुरी भी सीखता है। सो आपने हमेशा अपने बच्चे को डिस्करेज ही करना है कि वो इस तरह की हरकतें नहीं करे। हाँ, अगर आपका बच्चा आपके घर में हो ही ऐसे रहा है तो कोशिश ये करें, इसका एक हल ये भी है कि आप अपने बच्चे को लेकर ज़्यादा टाइम जब वो फ्री हो तो अपने रूम में गुजारें, उसको किसी ना किसी तरीके से इंगेज करें, किसी ना किसी एक्टिविटीज़। आजकल तो इतनी एक्टिविटीज़ आ गई हैं, उसको वाइट बोर्ड ले दें, वो उसके साथ खेल लें, आप टीचर बन जाएं, वो टीचर बन जाए, या फिर उसके टॉयज़ के साथ खेल लें। इसके अलावा उसको टॉयज़ निकाल कर दे दें। हम में से बहुत से लोग टॉयज़ बच्चों को इसलिए नहीं खेलने देते कि जी मैस होगा, या फिर टॉयज़ टूट जाएंगे, एक्सपेंसिव हैं, या फिर अभी नहीं खेलने देना, या कोई और पढ़ लें या कुछ ऐसे। तो ऐसा नहीं है, बच्चों को टॉयज़ के साथ खेलने दें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उनको एक एक्टिविटी मिल जाए। एटलीस्ट उनका 1 घंटा तो हो ही जाएगा ना एक साइड पर कि वो खेल रहे हैं, और वो बहुत अच्छा इंजॉय उस टाइम पे कर लेंगे। और ये कोशिश करें, ये बड़ा अच्छा आइडिया है और काम करेगा इंशाल्लाह ताला। अगर आप देखते हैं सो आपको लगता है कि आपका बच्चा जो है वो बुरी चीज़ें सीख रहा है, तो फिर उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप देखें। ये जो उसकी ये वाला टाइम है ना जब सीखने का, पहले 7, 8, 10 साल, उसमें आप जिस तरह का बच्चा अगर आप उसको टाइम दे लेंगी ना, इस पूरे ड्यूरेशन में ना आपके कोई काम रह भी जाते हैं ना तो कोई बात नहीं है, कोई फ़िक्र की बात नहीं है। बर्तन नहीं धुले, कपड़े नहीं धुले, कपड़े प्रेस नहीं हुए, घर ऑर्गेनाइज नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, काम हो या ना हो। लेकिन आपके बच्चे के ये जो गोल्डन पीरियड है ना, जो समझने वाला, सीखने वाला टाइम है, वो अगर ख़राब हो गया वो फिर वापस नहीं आएगा। बच्चे की आदत जो है वो पक्की हो जाएंगी और फिर बड़े होते तक वो फिर आपको बहुत तंग करेंगे, तो और वो अच्छे ह्यूमन बीइंग भी नहीं बनेंगे। बेटा तो बात की बात है, अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना बहुत ज़रूरी है। तो आप भी कोशिश करें कि इस टाइम पर आप अपनी जो चीज़ें हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, कम कर दें, या जो जैसे फ़ोन पे फजूल टाइम वेस्ट करना, या फिर अगर आप कुछ प्रोडक्टिव भी कर रहे हैं और उसके बगैर गुजारा है या कुछ भी है, आप अपनी एक्टिविटीज़ को कम से कम रखें, ताकि बच्चा जो है ना उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल हों। ठीक है, तो इस तरह क्या होगा कि बच्चा जो है वो बुरी चीज़ें कम सीखेगा और उसकी अच्छी जो है ना मैं कहती हूँ कि लाइक उसमें अच्छी हैबिट्स जो है ना वो डेवलप होंगी। तो ये कोशिश करें। हाँ, अगर आपका बच्चा जब अब आपने काम कब करना है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि आप काम घर के ना करें, काम भी करें, लेकिन जब आपका बच्चा सो रहा है, अर्ली मॉर्निंग कर लें, लेट नाइट कर लें, या मिड डे में अगर आपका बच्चा सो रहा है तो आप तब वो काम कर लें। काम भी ज़रूरी है, बच्चे की परवरिश भी ज़रूरी है, बेसिक काम जो घर के होते हैं। बहुत मैं कहती हूँ सफाइयों में ना जाएं, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि डीप क्लीनिंग्स में ना जाएं। देखें, मैं ज़ैना फ़ातिमा पे टाइम लगाया पहले 3-4 साल। अब माशाल्लाह ज़ैना फ़ातिमा को छोड़ भी दूँ ना, सारा सारा दिन मैं उन लाइक चलते फिरते तो उनको देखती हूँ, उनके साथ ना भी बैठूँ, उनको ना भी चीज़ें सिखाऊँ, अब वो सीख चुकी हैं। अब मुझे इतने चीज़ों को फेस नहीं करना पड़ता, लेकिन पहले बहुत मुश्किल थी। तो पहले मेरा घर इतना शायद ऑर्गेनाइज या इतना डेकोरेटेड या इतनी चीज़ें भी नहीं थी, तब मैं यूट्यूब भी नहीं कर रही थी। तो इसी वजह से अब अल्लाह का शुक्र है कि वो सीख चुकी हैं, अब मेरे पास टाइम है। इज़ा जो है वो माशाल्लाह बड़ी बहनों से भी काफ़ी कुछ सीख लेती है। ज़ावियार जो है वो थोड़ा सा जिसे कहते हैं उसको ज़रूरत है थोड़ी तरबियत की, और उस पर हम काम कर रहे हैं, लेकिन वो भी अभी छोटा है, साथ साथ तरबियत भी चल रही है और उसको प्रॉपर टाइम भी मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी एक्टिविटीज़ में उसको टाइम नहीं दे रही और निगलेक्ट भी नहीं कर रही। अल्लाह का शुक्र है कि प्रॉपर टाइम मिलता है उसको। तो अभी मेरे पास स्पेयर टाइम है कि मैं यूट्यूब कर लेती हूँ, वो मेरी अपनी कैपेसिटी है। मैं एनर्जेटिक रहना चाहती हूँ, मैं कुछ करना चाहती हूँ, दैट्स वाई। अगर मैं यूट्यूब को अपनी लाइफ में से गुजार लूँ तो मेरा ख्याल है मेरे पास और टाइम बच जाए जो मैं फिर ज़ैना फ़ातिमा को दे दूँ। तो लेकिन मैं दिन में उनको माशाल्लाह काफ़ी टाइम दे देती हूँ। तो इस तरह सारा कुछ चल रहा होता है। तो मेरा ख्याल है कि आज की डिस्कशन से भी आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और अगर आप किसी मेरी बात से डिसएग्री करते हैं तो भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा, और इस तरह की मज़ीद अगर वीडियोस देखना चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा। हाँ, मैं इंशाल्लाह ताला एक लाइव सेशन भी रखूँगी जिसमें सारे ओवरऑल क्वेश्चंस आपके साथ
डिस्कस हो जाएंगे। मैं सोच रही हूँ इस टॉपिक के लिए फिर एक लाइव सेशन भी ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर जी किचन कैबिनेट्स जो हैं वो साफ़ हो रहे थे और सारे मैंने मसाला वगैरह और चीज़ें दालें शालें सारी फिल करके रख ली हैं। अब ये जो छोटे छोटे यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं ना मिड में, ऊपर तो मैं रखती हूँ ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल बेकिंग शेकिंग में कभी कभी इस्तेमाल होती हैं। ये जो दरमियान वाला है ना, इसमें मेरे ज़्यादा स्पाइसेस होते हैं, ये फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं, लेकिन ये ना मेरा हाथ नहीं ऊपर पहुँचता और बड़ी मुश्किल से, और कोई चीज़ें निकालनी हो पीछे से निकालनी पड़ती थी। तो मैंने क्या किया, मैंने ये दराज से ऑर्डर की है ट्रे, 360 डिग्री पे ये घूम जाती है, ठीक है। तो इस पर मैं सोच रही थी कि मैं अपने स्पाइसेस वाले रखूँ। अब मेरे पास किचन में इतनी जगह नहीं है, मेरा अपना जब किचन होगा तो मैं बड़ा सोच समझ के सारी कैलकुलेशन करके बनाऊंगी। तो अभी तो ये छोटे छोटे से कैबिनेट्स हैं, तो मैं ना सिर्फ एक ही मैंने मंगवाई कि 2 मंगवा लूँगी तो फिर मेरे पास जगह नहीं रहेगी। लेकिन एक का फ़ायदा ये हो जाएगा, जो बहुत ज़्यादा स्पाइसेस हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। अब ये क्या हुआ, अब ये आई तो है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, कलर भी मेरी पसंद का आ गया वाइट कलर, लेकिन मसला ये हुआ कि थोड़ी सी डी शेप हो गई है, दब गई है शायद ना पैकिंग वगैरह में। लेकिन खैर इसको हम यूज़ करेंगे और ये चलेगी वक्त के साथ साथ, शायद इसकी जो ये जो दब सी गई है या डी शेप हो गई वो ठीक हो जाए। तो खैर लेकिन काम की है, मैंने इसको घुमा के देखा है, चीज़ें रख के भी देखा है, तो चीज़ें अल्लाह का शुक्र है कि ये घूम रही है अच्छे से। तो बाकी डी शेप का कोई बात नहीं, वो हम कुछ कर लेंगे। खैर अभी मैं ये सारे स्पाइसेस मैंने कुछ इसमें से रीफ़िल किए हैं, कुछ नहीं ज़रूरत होती, जो बहुत कम ऐसे स्पाइसेस होते हैं, जैसे जायफल है, जावित्री है, फिर सौंफ मेरी बड़ी कम यूज़ होती है, सोडा तो खैर काफ़ी यूज़ होता है। इसके अलावा बड़ी इलायची, लौंग, इस तरह की चीज़ें ना बड़ी कम यूज़ होती हैं, तो वो मैं फिर रूटीन में नहीं लेके आती। और वैसे भी मसाले भी रूटीन में नहीं लेके आती, मसाले एक दफ़ा आ जाएँ तो मेरा ख्याल है मेरे तो 2-3 माह बड़े आसानी से गुजर जाते हैं। खैर अब इसके अंदर रखूँगी और ये मेरा काम बहुत आसान हो गया। पहले मुझे पीछे से सारी चीज़ें निकाल के आगे से पिछली चीज़ तक पहुंचना पड़ता था। अब ये कि रोटेट हो रही है तो ये आसानी से ना मेरा मसला हल कर देगी। तो ये मुझे ना काफ़ी इसकी ज़रूरत थी, इस वजह से मैंने इसको मंगवाया। अच्छा, अब तो इतनी आसानी हो गई है ना कि तरह तरह के ऑर्गेनाइजर्स लोकल मार्केट में भी मिल जाते हैं, जो वहाँ से ना मिले तो दराज से मिल जाते हैं। मेरे लिए आसानी होती है दराज से मंगवाने में। ऑफ़ कोर्स वो लोग चार्ज करते हैं डिलीवरी वगैरह, लेकिन मेरे लिए यहाँ से गाड़ी में जाना और इतना फ्यूल ख़र्च करना, उससे बेहतर ये है कि घर में चीज़ मिल जाती है और आपकी पसंद की मिल जाती है। समटाइम्स लोकल मार्केट में ना चीज़ें इतनी इजीली अवेलेबल नहीं होती, लाइक ये रोटेटिंग मैंने कहीं पे भी लोकल मार्केट में नहीं देखा, तो फिर मैंने दराज से मंगवा लिया। कॉस्ट इसकी थी ये 900 समथिंग का था, लेकिन इसकी मुझे ज़रूरत काफ़ी थी और ये ना बड़ा अच्छा हम यूज़ कर सकते हैं, बड़ा सही इसका मैकेनिज़्म बना हुआ है, तो इसलिए मैंने फिर ये मंगवा लिया। मुझे ओवर प्राइस्ड लगा, ऑफ़ कोर्स प्लास्टिक का है और इतना कोई हैवी या इस तरह का नहीं है, लेकिन फिर भी काम ये बड़ा अच्छा देगा। तो कुछ चीज़ें फिर इस तरह मैनेज करनी पड़ती हैं कि आपको अगर ओवर प्राइस लग भी रही, लेकिन आपका काम उससे आसान हो जाए और आपका जिस पर्पज़ के लिए मंगवाया वो फुलफ़िल हो जाए। तो मेरा ख़्याल है कि ऐसी चीज़ों पे स्पेंड कर लेना चाहिए। खैर अभी मैंने एक मंगवाया है क्योंकि मेरे कैबिनेट में एक की जगह थी, हालांकि मेरे पास स्पाइसेस ज़्यादा थे, लेकिन खैर कोई बात नहीं। उसके बाद मैं यहाँ पर चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी अपनी, और किचन का काम आज काफ़ी हद तक मैंने समेटा है। बहुत सी चीज़ें मैंने ऑर्गेनाइज़ की हैं, प्लान की हैं, ताकि अब ना जो मेरी मुश्किल है ना वो आसान हो जाए। क्योंकि इस किचन में ऑफ़ कोर्स ये रेंटेड हाउस है, तो मेरे हिसाब से ये नहीं बना हुआ ना, और इसके कैबिनेट्स जो हैं ऊपर नीचे और मुझे थोड़े कम भी लगते हैं। नीचे वाले सारे कैबिनेट्स में ना स्पेस बहुत कम है। वो इस तरह के सिंगल एक स्लैब डली हुई है, ठीक है, जबकि 2 स्लैब्स होनी चाहिए थी। कुछ चीज़ें हम ऊपर रख लेते ऑर्गेनाइज़ करके, कुछ चीज़ें नीचे रख लेते। किचन बज़ाहिर बड़ा तो बहुत है, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर ना स्पेस का बड़ा इशू है कि सिंगल स्पेस यूज़ की हुई है। डबल स्लैब्स होती तो फिर फ़ायदा हो जाता। अभी ये कि पूरा कैबिनेट मेरे पास बिल्कुल खाली है, मैं देख जैसे मर्ज़ी रखूँ ऊपर नीचे, लेकिन समटाइम आप एक दूसरे के ऊपर स्टैक करके एक हद तक चीज़ें रख सकते हैं ना, बहुत ज़्यादा आप स्टैक नहीं कर सकते चीज़ों को, वो गिर जाती हैं और फिर टकराती हैं एक दूसरे के साथ, तो ये काम नहीं होना चाहिए था। एनीवेज़
अभी ये है कि मैं फिर अपने हिसाब से इनको ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ, जितनी स्पेस है उस हिसाब से। बाकी ये है कि अभी मैं कुछ बर्तन मैं निकालती भी रहती हूँ, कुछ नए भी नहीं लेती, इसीलिए कि मैं रखूँगी कहाँ पर। और रेंटेड हाउस है, दैट्स वाई मुझे ये होता है कि फिर अगर मैं ले लूँगी तो फिर कल को मूव करना कितना मुश्किल होगा। तो बस ये सब चीज़ें चलती रहती हैं और इनके साथ ही फिर इंसान को मैनेज करना पड़ता है। क्रॉकरी का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है और मुझे इतना शौक़ और क्रेज़ है कि मेरा दिल करता है कि कभी मेहमान आए मैं देसी सेटअप में खाने रखूं। देसी बर्तन होने चाहिए किचन के। कभी दिल करता है कि थाली सिस्टम जैसे इंडियंस का है, मुझे बड़ा क्यूट लगता है थाली सिस्टम, एक बड़ा सा प्लेटर हो, उसमें छोटी छोटी कटोरियाँ हो, ये सिस्टम होना चाहिए। कभी दिल करता है बिल्कुल मॉडर्न होना चाहिए, तो इस तरह, और कभी दिल करता है रॉयल टाइप होना चाहिए। एनीवेज़, ऊपर मैंने सारी दालें शालें रख दी हैं और वो स्पाइसेस रख दी हैं जो मुझे कभी कभी ज़रूरत होती है। नीचे सारे वो वाले रख दिए हैं रोटेटिंग वाले में, जिसकी मुझे फ्रीक्वेंटली ज़रूरत होती है, लेकिन फिर भी कम। और बाकी मैंने साइड पर बिल्कुल कॉमनली डेली यूज़ वाले रख दिए हैं। उसके बाद यहाँ जी बास्केट्स मैंने रखी हुई हैं। ये वाली जो बास्केट है ना, वाइट वाली, इसके अंदर मैं सारे जैम्स और इस तरह की चीज़ें रखती हूँ, ऑलिव्स और इस तरह की चीज़ें। क्योंकि फ्रिज के डोर में ये चीज़ें रखने से ना फ्रिज जो है ना थोड़ा वो हो जाता है, उसका डोर हैवी हो जाता है और बंद करने में मुश्किल होती है। दैट्स वाई मैंने इस टोकरी में रखी होती हैं सारे जैम, स्प्रेड्स और ऐसी चीज़ें। और बाकी फ्रूट्स तो आने ही होते हैं, लेकिन तो फ्रूट तो सारे मुझे फ्रिज में रखने होते हैं और माशाल्लाह आते भी रहते हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि बच्चों को फ्रूट देना बहुत ज़रूरी है। और फ्रूट मैं सीज़न का लेके आती हूँ, मैं कोई महंगे वाली नहीं लेके आती। एप्पल्स, बनानाज मैं ख़त्म नहीं होने देती। मैंगो सीज़न में हों, अच्छे सस्ते हों तो फिर वो भी आ जाते हैं, तो जो फ्रूट मुनासिब और सस्ता हो मैं वो लेती हूँ। उसके बाद ये है कि उसको तो फ्रिज में रखना होता है, तो इसलिए मेरे पास ना जब हम बड़ी बास्केट रख देते हैं ना फ्रिज में, तो फिर बड़ी कम जगह बच जाती है। अब मैंने ये वाले ऑर्गेनाइजर्स मंगवाए हैं ताकि ये, क्योंकि वर्टिकल इनकी स्पेस है, तो इससे क्या होगा कि ऊंचाई इनकी ज़्यादा है लेकिन चौड़ाई कम है। दैट्स वाई ये फ्रिज में ना बड़ी अच्छी जगह ले लेंगे। अब आप देखेंगे एक बास्केट की जगह इस 2 बास्केट ने ले ली है, जबकि पहले 2 इसी साइज़ की बास्केट पड़ी थी। क्योंकि वर्टिकल स्पेस है तो ऊंचाई ज़्यादा है, इसलिए ऊपर ऊपर तक चीज़ें आ जाएंगी और गोलाई कम है। दैट्स वाई फिर अभी ये है कि फ्रिज में काफ़ी स्पेस बच जाएगी। अब आप देखें कि मैंने यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजर्स रख लिए हैं और अब कितनी अच्छी जगह बच गई। अभी मैं एक और रख सकती हूँ, मैं फ्यूचर में एक और मंगवा लूँगी। और यहाँ पर मैंने इस तरह चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर दी हैं। यहाँ पर एक और जगह आ सकती है, यहाँ बोटल्स भी पानी की रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। और किसी ने मुझसे पूछा था आपने फ्रिज की शीट्स क्यों रिमूव की, तो उनसे वाकई मुझे किसी ने पहले भी कहा था कि इससे कूलिंग जो है ना मुतासिर होती है, और वाकई मुतासिर होती है। मैंने आजमा के देख लिया, इसलिए मैंने वो रिमूव कर लिए। अब उन शीट्स का मैंने क्या किया है कि मैं उनको किसी भी ड्रॉर्स, कैबिनेट्स वगैरह में रख लूँगी, नीचे बिछा लूँगी, तो मेरी वो भी काम आ जाएंगी। और यहाँ पर जी मैं इस तरह की बास्केट, ये भी मैंने दराज से मंगवाई हुई है। इसमें ये कि चीज़ें सेग्रीगेटेड रहती हैं, मिर्चें अलग, लहसुन, अदरक वगैरह अलग, और इस तरह की वेजिटेबल्स वगैरह अलग। तो ये जी फ्रिज भी ऑर्गेनाइज़ कर दिया। इस शॉपर में ना मैंने कुछ स्पाइसेस रखे होते हैं, जैसे गोल मिर्चें, अनारदाना, इमली, ऐसी चीज़ें, क्योंकि वो बाहर ख़राब होने का ख़तरा होता है, कीड़ा लग जाता है मिर्चों को भी, तो मैं ना इस शॉपर में डाल के रख देती हूँ, तो फ्रिज में ऐसी चीज़ें फिर ख़राब नहीं होती। ये जो बास्केट्स हैं अब मैं इनको फ्री कर लूँगी और ये मेरे किसी और काम आ जाएंगी। ऑफ कोर्स कभी मुझे कुछ वॉश करने के लिए काम में लाइक ज़रूरत पड़ती रहती है। और जब इनमें फ्रूट होता है ना, तो फिर ये होता है कि फिर मुझे कम पड़ जाती हैं बास्केट समटाइम्स, जब बहुत ज़्यादा कुकिंग चल रही होती है, तो ये फिर मेरे इस तरह काम आ जाएंगी। उसके बाद मैंने दराज से एक ये ऑर्डर की थी, शावर टैप, ठीक है। इससे ये था कि मेरी जो आपने देखा होगा कि अक्सर घरों में ना टूटियाँ ख़राब हो जाती हैं। वो इस तरह ख़राब हो जाती हैं कि उनका पानी फिर बहुत बिखरने लग जाता है, आपके कपड़े गीले होने लग जाते हैं, स्लैब बहुत ज़्यादा गीली होने लग जाती है। पता है पानी क्यों इस तरह, या शायद ब्लॉकेज की वजह से ऐसा कुछ होता है। तो मेरी इस टैप के साथ ऐसा हो रहा था, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। और पहले तो मैंने अक्सर देखा है कि पहले पुराने वक्तों में लोग क्या करते थे, पाइप का टुकड़ा लगा के काट के लगा लेते थे, या कोई कपड़ा ऊपर कर लेते थे, लेकिन ऑफ कोर्स वो बहुत बुरा लगता है। तो मैंने फिर सोचा कि मैं ना ये वाली टैप मंगवाती हूँ और देखती हूँ, कोई बात नहीं, ये तकरीबन मुझे 110 रुपये की पड़ी थी। तो मैंने कहा कि ये मंगवा के देखती हूँ कि इसका क्या सिस्टम है।
और आप यकीन करें कि मुझे बड़ी पसंद आई। इससे पानी बिल्कुल सिमट सा गया है। अब मेरी जो मुकद्दस है बच्ची, वो भी बड़े खुश हुई थी, आपी इससे अब कपड़े नहीं गीले होंगे। पहले वाकई गीले होते थे, बर्तन शर्तन तो वो धोती है, लेकिन ऑफ कोर्स घर में कोई भी एक चीज़ ख़राब हो ना, मुझे बड़ी उलझन होती है, चाहे उस चीज़ से मेरा काम है या नहीं है। तो मैंने भी ज़ाहिर बात है कभी ना कभी बर्तन, कोई चिकन, कोई सब्ज़ी, कुछ ना कुछ तो वॉश करना होता है ना, किचन में इतना तो काम होता है। तो मैंने फिर ये वाली टैप मंगवा ली और मैं इससे इतनी सेटिस्फाइड थी, इजीली लग गई थी। अच्छा मसला ये है कि मेरी टैप का ना जो जिसमें इसने फ़िक्स होना था जगह, वो बहुत छोटी सी थी, ठीक है। तो ये जो इसके साथ उन्होंने दिया है ना लगाने के लिए, वो नहीं इसके साथ इतना अच्छे से अटैच हो रहा था। लेकिन ये कि इतनी स्ट्रॉन्ग बनी हुई है और इसका रबर इतना अच्छा है कि बिल्कुल फ़िट हो गया था मेरी टैप के साथ। और यहाँ ये देखेंगे बिल्कुल फ़िट हो गया। आपके भी इस तरह अक्सर घरों में टैप्स तो ख़राब रहती ही रहती हैं, अक्सर होता है ऐसे। और नेग्लिजेंस हमारी होती है, या हस्बैंड्स को टाइम नहीं मिल रहा होता तो वो फिर नहीं लगा पाते। तो इस वजह से ये है कि इस तरह की आप टैप मंगवा लें और अपना मसला तो हल करें। वो जो पानी बिखरता है, इधर उधर जाता है, ये ऊंची नीची भी हो जाती है, लाइक आप अपने हिसाब से इसकी हाइट को सेट कर सकते हैं। तो मुझे ये बड़ा अच्छा प्रोडक्ट लगा। पानी भी बिल्कुल सही अच्छे फ़्लो के साथ आ रहा था, तो ये भी बड़ा अच्छा एक मुझे प्रोडक्ट लगा और मेरा मसला जो हल हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज की वीडियो यहीं तक की थी। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। किचन में जो रीस्टॉक किया वो देखने में मज़ा आया होगा। ऐसी चीज़ें देखने में ना मुझे तो बड़ी सेटिस्फेक्शन और मज़ा आता है। तो और जो मैंने डिस्कशन की उसके साथ भी आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं फ़र्दर भी ऐसी वीडियोज़ आपके साथ ज़रूर शेयर करती रहूँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।